Jai Hind student, my name is Aditya Prajapati. Welcome to your physics target batch. Student, last day we study about sets, and today is the last lecture of sets. And today we completed. Today we completed all this topic of this chapter. Okay. So firstly I want to start to I want to say something. कुछ जीएस की टॉपिक देख लेते हैं मज़ेदार रहेगा पहले कुछ इंटरेस्टिंग जैसे इंटरेस्टिंग जब पहले आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैथ जो है इंटरेस्ट लगा कर पढ़ना चाहिए, ना कि बोरिंग समझ गया। बोरिंग नहीं मैथ, कि इंटरेस्ट समझना चाहिए। पहले इंटरेस्ट बनाओगे, जब तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग आएगी तो अपने आप ये बोरिंग हट जाएगा। इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड वी नॉट कॉम्पिटेट टू डू एनी सब्जेक्ट। ओके, तो एक कहानी बताते हैं। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर के नाम, बहुत बचपन में सुना होगा, चाहे अभी सुन रहे होंगे। आखिर अलेक्जेंडर है कौन? बहुत नाम सुने होंगे, और जो नहीं सुने होंगे आप सुन लीजिए। फेमस इसलिए बता रहा हूँ ये। अलेक्जेंडर जो था उसके पिता ये बोले कि तुम ऐसा कुछ करो जो दुनिया में कोई ना किया हो। तो अलेक्जेंडर ने देखा कि ऐसा क्या चीज़ है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। तो देखा अलेक्जेंडर ने कि एक ही चीज़ है कि किसी ने दुनिया पर राज नहीं किया है। तो अलेक्जेंडर का यही सपना स्टार्ट होता है, दुनिया पर राज करने की। ये ग्रीक का था अलेक्जेंडर। इसे इंडिया में लोग अलेक्जेंद्र कहते थे। इंडिया के लोग जो थे इसे अलेक्जेंद्र कहते थे। ईरान के जो लोग थे उसे कहते थे सिकंदर। ठीक, तो ये हुआ ऐसा, इसने स्टार्ट किया, इसने ग्रीक से स्टार्ट किया। सारे देश को मारते मारते सबको सारे देश पर इन्वेंशन किया और सारे देश को अपने हाथ में लिया। और जो भी मिलिट्री कमांडर सारे थे अपना ही सिपाही में शामिल कर दिया। हुआ ऐसा कि जब गंधार और तक्षशिला जो गंधार है वो अफगानिस्तान में है। तो जो गंधार और तक्षशिला में आक्रमण किया, तक्षशिला जो था गंधार का राजधानी था। ठीक, तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो राजा था आम्भी, उसने सहायता किया था। किस प्रकार? जब झेलम नदी के किनारे सिकंदर आया तो झेलम नदी को पार कराना आम्ही ने ही सहायता किया था। लेकिन अब सिकंदर बुरी तरह से फंस गया था। कैसे? क्योंकि अब झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी, तो अब जा नहीं सकता था। इस प्रकार गंधार और तक्षशिला में क्या किया, आक्रमण किया, तो आम्ही ने साथ दिया था। अब आया भारत में। तो जब भारत में आया तो भारत में उसमें जो राजा था, उसमें जो राजा का नाम था पोरस। भारत में जो शासक था उसमें तो पोरस नाम का राजा था। उसने क्या किया, जब सिकंदर ने कहा कि मुझे या तो साथ दोस्त बन जाओ, मतलब या तो मित्र बन जाओ, या तो हम आक्रमण करेंगे, तो पोरस ने आक्रमण के लिए ललकारा। ठीक, जब पोरस ने आक्रमण के लिए ललकारा तो सिकंदर भी तैयार हुआ, दोनों ने आक्रमण किया। तो 326 बीसी में एक युद्ध हुआ, उसका नाम है हाइडस पीस बैटल। बैटल मतलब युद्ध। तो 326 बीसी में युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर बुरी तरह से, उनकी सेना घायल हो चुकी थी। आधा से ऊपर सैनिक तो उसके खत्म हो चुकी थी सिकंदर की। अब उधर इंतजार कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उसकी जो शिक्षा मिली थी वो मिली थी चाणक्य से। पता है ना, चाणक्य
चाणक्य नीति बहुत विद्वान थे। चाणक्य चाणक्य नीति बहुत विद्वान, पढ़ो उनके बारे में बहुत अलग है। तो चाणक्य जी थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए थे। ये भी आप आगे बहुत कैसे क्यों तैयार किए थे, आगे अभी बहुत कहानी है, धीरे धीरे इसका एंड कर दूंगा अगले लेक्चर में आते आते। पहले यहाँ सुनिए। तो यहाँ पोरस ने बहुत वीरता से युद्ध किया सिकंदर के साथ। सिकंदर की बहुत बड़ी सेना थी, अब पोरस की उसके मुकाबले में कम थी। अभी पोरस की तरफ अभी बहुत सारी सेना तो साथ ही नहीं दिए थे, जैसे हाथी वाले वो बनते पहिए वाले, वो भी साथ नहीं दिए थे। अभी अभी बहुत सेना तो अभी बाकी थी पोरस की, लेकिन सिकंदर ने हराया पोरस को। बहुत वीरता से लड़ा था पोरस ने, ललकारा, लेकिन बहुत घायल हुए सिकंदर के। अब सिकंदर के जो सेना थे वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि जो पद्मानंद के पुत्र धनानंद था उस समय शासक था वो भी, जिससे चाणक्य ने गए थे बताने के लिए कि अलेक्जेंडर जो है पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, तो आप कुछ करिए। तो धनानंद ने चाणक्य को बहुत बेइज्जती की। तो उस समय ही नहीं अपना ये खोले थे, क्या बोलते हैं हम लोग, चिड़की बोलते हैं, लेकिन उसे कुछ बोला जाता है संस्कृत भाषा में। उस समय उस चाणक्य ने उसने खोला कि ये तभी गांठ मारूंगा जिस दिन तुम्हारी बर्बादी होगी। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया था, एक योद्धा, ठीक। तो चंद्रगुप्त तक तो पहुंच नहीं पाया, पोरस से ही क्या हुआ, हार गया। पोरस हारा नहीं, पोरस से जीता, लेकिन उसकी सेना अब हार चुकी थी, क्योंकि आगे था धनानंद की सेना, बहुत बड़ी सेना थी, लाखों में, इसकी थी हजारों में अब बची। तो कैसे मुकाबला कर पाएगा। तो अब मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए अलेक्जेंडर की सेना क्या की, वापस लौट चुकी। और अलेक्जेंडर जो था वो मात्र इंडिया में 19 मंथ तक ही इंडिया में रह पाया, उसके बाद नहीं रह पाया। तो वो भी गया, एक जगह है बेबीलोन, उसकी जो मृत्यु हुई जाकर बेबीलोन में हुई मृत्यु, जो उसकी मृत्यु हुई बेबीलोन में मृत्यु हुई। माना जाता है कि किसी ने उसके जहर मिला दे दिया, तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। जब लौटा दोबारा वो, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया था कि मैं तभी आऊँगा अपने राज्य तभी आऊँगा जब पूरी दुनिया जीत पाऊंगा। तो उसने पूरी दुनिया को जीत नहीं पाया, इसलिए वो गया भी नहीं वापस। तो बेबीलोन में उसने अपना उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने मारा था, किसी ने जहर उसे दे दी खाने मिलाकर, तो उसकी मृत्यु वहीं पर होगी। तो दोबारा उसने अपने राज्य नहीं जा पाया। तो इस तरह इंडिया में बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, लेकिन जीते नहीं इंडिया को हारे ही है। इंडिया इतना आसान भी नहीं है जीतना। बहुत सारे जितने भी आक्रमण, जितने भी इन्वेंशन हुआ है इंडिया में, किसी ने जीत नहीं पाया। बड़े बड़े राजा योद्धा है पर जीत नहीं पाया, चंद्रगुप्त जैसा, चाणक्य जैसा। और जैसे ये भूमि हमारी है, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, बड़े बड़े महाराजों का ये भूमि, बड़े बड़े छत्रपतियों का ये भूमि है, इसे कोई हरा नहीं पाएगा। अब तो हराना और मुश्किल है। जो कि इंडिया जो है अभी जो हुआ था 2023 में, जो इंडिया है 4th वॉरियर कंट्री बन चुका है। चौथा इंडिया कंट्री बन चुका है पूरे दुनिया का, पूरे युद्ध में। पहला जो हमारा कंट्री है अमेरिका, दूसरा चाइना है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है, और चौथा इंडिया बन चुका है। अब इसे भी पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं इंडिया के लिए, क्योंकि पहले तो बोला था ना, इस तरफ व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, मैदान में तो उतरो तब पता चलेगा। तो वही अब बारी है अब मैदान में उतरने की। जब अब उतरे ना तो तहस महस ही होगा, क्योंकि अब तो नहीं रुकने वाले। चलिए आते हैं अभी टॉपिक पर। एक मज़ेदार एक टॉपिक थी, इसी तरह आएंगे अलग अलग, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जीएस की थी, यूपीएससी के लिए भी थी। इस तरह अलग अलग टॉपिक आएंगे, पूरे डिटेल में नहीं बताया, बहुत इसे समरी में मैंने बताया। आगे
जब कभी को मिलेगा समय तभी बहुत डीप में बताऊंगा सारा टॉपिक। ठीक, तो आइए हम चलते हैं किस पर, अपने लेक्चर पर। क्या नाम है इसका, सेट, हाउ टू फाइंड एनी सेट। ठीक, हाउ टू फाइंड एनी सेट। ये सेट पता करने का तरीका क्या है। अगर हमें सेट पता करना है कि वो सेट है या नहीं, वो सेट हम तभी बोल सकते हैं जो सभी के लिए लागू हो। जब सभी के लिए लागू हो सकता है तब हम बोल सकते हैं क्या है वो सेट है। अन्यथा हम उसे नहीं बोल सकते। जैसे बोलते कि उस क्लास में इतनी लड़कियां हैं, ये इतने लड़के हैं, मान लीजिए उस क्लास में 50 लड़के हैं, तो सभी के लिए है। मैं जाकर काउंटिंग करूं चाहे कोई और जाकर काउंटिंग करे, सबके लिए तो एक है। अब मैं बोल दूं इस दुनिया में बेस्ट टीचर्स खिलाओ, 10 बेस्ट टीचर्स खिलाओ इस दुनिया में, तो मेरे नज़र में कोई और बेस्ट टीचर होगा, किसी और की नज़र में कोई और बेस्ट टीचर होगा, किसी और की नज़र में कोई और बेस्ट 10 टीचर होंगे। तो इस तरह अलग अलग बोल सकते हैं। मेरे नज़र में कोई और होगा, इस तरह ये सेट नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं लड़के 50 है, तो क्या है ये फिक्स है कि हाँ मैं जाकर काउंटिंग करूँ चाहे वो जाकर काउंटिंग करे, कहीं कोई और जाकर काउंटिंग करे, सबके लिए वही मात्रा रहेंगी, वही 50 स्टूडेंट ही रहेंगे। इन क्लास दे सीटेड ओनली 50 स्टूडेंट। सो इस तरह हम सेट पहचानेंगे। जो सभी के लिए लागू वो सेट बोलेंगे, जो सभी के लिए लागू नहीं होगा उससे सेट हम नहीं बोलेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ all the month of the year beginning with the letter J। बोल रहे हैं कि ऐसे मंथ का कलेक्शन कीजिए जो जो जे लेटर से स्टार्टिंग होता हो। तो क्या हो सकता है, जनवरी, जून, जुलाई, और कोई हो सकता है, जनवरी, जून, जुलाई, बस तीन ही जो है ये जे लेटर से स्टार्ट होता है। अब मैं काउंटिंग करूं चाहे आप काउंटिंग करें चाहे कोई और काउंटिंग करे, जे लेटर्स कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं नहीं ये सेट है जो सभी के लिए अप्लीकेबल हो, तो हम बोल सकते हैं वो सेट है। जो जो मैंने मंथ का जब काउंटिंग किया था जे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। आप भी काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, तीन ही आएगा। इसलिए बोल सकते हैं क्या ये सेट है, क्योंकि मैं काउंटिंग करें चाहे आप काउंटिंग करें ये सबके लिए सेम है। 3 मैं काउंटिंग करें तो आप भी 3 ही काउंट कर पाओगे। ठीक, तो बोलेंगे क्या ये सेट है। अब क्या बोला है, the collection of 5 most talented writer of India। 5 टैलेंटेड राइटरों के लिए जो आप चाहे बताइए, चाहे आप बताइए 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो मेरे नज़र में कोई और होगा, मेरे नज़र में तो और होंगे 5 राइटर, आपके नज़र में कोई और 5 राइटर होंगे फेमस राइटर इंडिया का, किसी और नज़र में कोई और फेमस राइटर होगा 5। इस तो अलग अलग बन रहा है ना, तब इसे सेट नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए अलग अलग बन रहा है। एक क्योंकि सबके लिए क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है ये सब, मतलब अलग अलग हो रहा है सबके लिए, एक कलेक्शन नहीं बैठ रहा है, डिस्टिंक्ट वाले कलेक्शन नहीं बैठ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं ये सेट नहीं है। क्यों, मेरे लिए कोई और 5 राइटर है फेमस इंडिया के लिए, आपके लिए कोई और है, किसी और के लिए कोई और है, इसलिए सबके लिए यूनिक बैठ जाए ना तो बोल सकते हैं सेट। लेकिन सबके लिए यूनिक नहीं था तो बोलेंगे क्या ये सेट नहीं है, क्या बोलेंगे ये सेट नहीं है। तीसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास। देखिए वही बात आ गई ना, मान लीजिए अब क्लास में 60 लड़कियां बैठी है, मैंने काउंट कर लिया, कोई और गया किसी ने और काउंट किया 60 है, आपने गया आपने भी काउंट किया कितना 60 है, किसी और ने गया वो भी काउंट किया 60 है ना, मेरे लिए 60, आपके लिए भी 60, किसी और के लिए भी 60, सबके लिए अप्लीकेबल एक ही यूनिक है सोल्यूशन। तो क्या बोल सकते हैं, इसे सेट बोल सकते हैं। अब इसे बताइए तो जल्दी, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट, मेरे लिए चाहे आपके लिए, तो क्या बोल सकते हैं, सेट बोलेंगे। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल हिंदी मूवी, तो मेरे लिए जो पूरी हिंदी मूवी में कलेक्ट कर लिया, चाहे आप पूरी हिंदी मूवी कलेक्ट करिए चाहे कोई और हिंदी मूवी कलेक्ट कर ले। तो अब ये नहीं कि मेरे नज़र में कोई और हिंदी मूवी, ऐसा नहीं है, सबके नज़र में हिंदी मूवी है तो हिंदी मूवी है, सारे हिंदी मूवी कलेक्ट करिए। जो जितना मैंने कलेक्ट किया है हिंदी मूवी उतना आप, ऐसे थोड़ी ना फेमस हिंदी मूवी, ऐसे थोड़ी ना पूछा है,
ऐसा पूछा हिंदी मूवी, तो हिंदी में भी मैं पूरा कलेक्ट कर लिया। आप भी कम जब कलेक्ट करेंगे तो उतना ही कम कलेक्ट करेंगे जितना मैं कलेक्ट किया हूँ। तो क्या है, सबके लिए अप्लीकेबल है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्जर इन इंडिया। अगर इंडिया के पूरे सोल्जर को हम कलेक्ट करेंगे तो जितना मैं कलेक्ट करूंगा उतना आप भी कलेक्ट करेंगे, उतना कोई और भी कलेक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना पूछा हमसे फेमस सोल्जर, फेमस नहीं पूछा, फेमस तो सब होते हैं हमारे सोल्जर, ऑल सोल्जर आर फेमस फॉर अस। ओके, तो क्या है, ऐसा नहीं, तो क्या है, सोल्जर क्या है, सबके लिए एक बराबर ही है। सब जो काउंटिंग किया जाएगा सबके क्या हो, सबके लिए एक बराबर है। जो मैं काउंट करें चाहे आप काउंट करें, बराबर संख्या आएंगी। क्या है, अब क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस, मेरे नजर में कोई और डेंजरस हो गया। जैसे मान लिए मेरे नजर में, मैंने बोल दिया मेरे नजर में हो गया शेर, अजगर, एनकोंडा। तो ऐसे हो गया। लड़की की नजर में छिपकली, हाँ ऐसा है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ भी देंगे, मेढक टिकली, तो उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग डेंजरस हैं, तो इसलिए ये सबके लिए क्या डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। मेरे नजर में कोई और है, आपके नजर में कोई और डेंजरस एनिमल है, इसलिए क्या अलग अलग है। तो हम इसे सेट नहीं बोल सकते। तो क्या ये सेट नहीं है। इतना क्लियर। सेट कैसे पहचानेंगे, कौन सेट है कौन नहीं। आइए करते हैं अपना स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ सेट। तो देखिए बहुत इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। मैं कह रहा हूँ बारह बहुत इजी टॉपिक है, तो ये मत समझना कि मैं तो पढ़ लिया हूँ मेरे लिए इजी टॉपिक है। क्यों इजी हुआ, क्योंकि मैंने रिवाइज किया। तो मैंने रिवाइज किया तो इसलिए मुझे अंडरस्टैंड में आ गया क्या सब क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ईजिली बहुत टीचर आएगा तो ईजी है। ईजी कुछ नहीं होता है, हमें ईजी बनाना पड़ता है, याद रखना। ईजी कुछ नहीं होता है, हमें ईजी बनाना पड़ता है। ईजी बनाने के लिए अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका मजबूत होना चाहिए। Your presence of mind, if your presence of mind is strong, then you can easily handle any situation. Okay, so let us start our topic. First operational set is there. First operational set is associative law. Associative law. Associative law क्या होता है, पहले दिया A इंटरसेक्शन B, ब्रैकेट क्लोज है, इंटरसेक्शन C। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, इस तरह लिखा है ना, आप इस तरह लिखें, आप लास्ट टर्म को छोड़े ना, या तो आप पहला टर्म को छोड़े इस तरफ, आप इस तरफ पहला टर्म को भी छोड़ दें, फिर भी उसका आंसर यही आएगा। आप इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, दोनों के सोल्यूशन का आंसर यही आएगा। क्लियर। दूसरा है, मैं बोला हूँ आप लास्ट छोड़े, आप पहला भी छोड़ सकते हैं, यूनियन बी यूनियन सी, बस हो गया। यही तो एसोसिएटिव लॉ। आप इस तरह लिखे चाहे इस तरह लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला। तो इस ब्रैकेट में डाल के इसे सॉल्व कर दीजिए, फिर उसका ये सॉल्व करिए। मालूम है बोर्ड मास नियम, बोले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये होता है बोर्ड मास में। इधर से सोल्यूशन करते जाते हैं, मतलब ब्रैकेट दिखा पा रहे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ दिखा तो ऑफ वाले को सॉल्व, ऑफ मतलब ये गुणा ही होता है। या तो ये नहीं दिखा, ये दिख गया, तब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, जो इसमें से इधर से सॉल्व करते जाएंगे। कोई भी मैथमेटिकल आप कुछ कर रहे हैं, आपको इनमें से कोई, ये मान लो ये दिख गया, ठीक, और ये दिख गया, तब ये सॉल्व करेंगे। तो पहला पोजीशन कौन है, ये ना है, इसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा कराएंगे। ये बोर्ड मास नियम है कि पहले इधर सॉल्व करते जाएंगे, ना कि ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, मान लो ये दिख गया और ये, तो किसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये आ रहा है ना, इस वाले इस ब्रैकेट में कोई चीज़ है तो इसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे, फिर जाके ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये बोर्ड मास नियम है। तो अब देखते हैं, तो अब सेटिलेशन में आ गया, ब्रैकेट को इन दोनों को ब्रैकेट में डाल सॉल्व करो, उसके बाद इंटरसेक्शन कराओ आप, या इसको छोड़ो,
आप इंटरसेक्शन कराओ, इन दोनों ब्रैकेट को पहले इंटरसेक्शन कराओ, उसके बाद ए इंटरसेक्शन कराओ, इन दोनों की इंटरसेक्शन कराकर सी से इंटरसेक्शन कराओ, या आप बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कराकर बी इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्ट कराकर इंटरसेक्शन करा ए से, आंसर सेम है। इंटरसेक्शन मतलब पता है ना, कॉमन चीज, ठीक, कॉमन चीज। देखो ये ऐसा गोला है, ये ऐसा गोला है, इसके बीच ये जो बचता है ना कॉमन, इन दोनों में यही कॉमन है, तो इसमें भी इस गोला में आ रहा है, इस गोला में यही ना आ रहा है, ठीक है, कॉमन इसे बोलते हैं। इसे अभी वेन डायग्राम समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये सब क्या है, सब लॉ यहाँ तक जुड़ा है, आपने पढ़ते आया है बचपन क्लास से, ठीक, 6 क्लास से ही पढ़ते आया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, आप इस तरह लिखे, चाहे ऐसे लिखे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। ये इंटरसेक्शन ऐसे लिखा है, तो इस आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन वी इंटरसेक्शन सही, यहाँ गलत हुआ है, ए यूनियन बी करिए इंटरसेक्शन, या ए यूनियन सी करिए, ठीक। आप ऐसे लिखिए, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, यूनियन तो बीच में रहेगा ही, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो कैसे किया हूँ मैं, बहुत ईजी है, पहले इससे इसे मल्टीप्लाई कराओ, हो गया। अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, मैंने इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई कराया, मतलब ए यूनियन बी कराकर बीच में इंटरसेक्शन कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए बोला क्योंकि आपने वैसे ही किया है, जो आपने 6 क्लास 7 क्लास में 8 क्लास में पढ़ाया है, वैसे मल्टीप्लाई करते हुए आया आपने। तो यहाँ देखिए यूनियन था, तो मैं यूनियन करूँगा, ए यूनियन बी हो गया। अब क्या बीच में रहा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कर लिया। अब क्या बच रहा है, ए यूनियन सी से कराओ, ए यूनियन सी भी करा दिया। ऐसे यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन बचा, बीच में यूनियन थी, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब समझ में आएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन, अब बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या साइन है, माइनस, फिर ए इंटरसेक्शन सी, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब एक बहुत ईजी है, अब इसे हम समझाएंगे डीप में, तब तो ये मेरा कोई मतलब नहीं रहा कि आपने 6 क्लास में पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर समझाने कोई मतलब नहीं रहा उतना डीप में। तो यहाँ पर समझाएं क्या, मल्टीप्लाई कराते जाते हैं आप लोग, बस हो गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव में कुछ नहीं ला होता है, बस क्या होता है, जैसा लिखा है बस उसको बदल दो, जैसा लिखा है उसको बदल दो बस। देखिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, तो क्या लिखेंगे अब, या क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए डेल्टा बी लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, बी डेल्टा ए। डेल्टा मतलब पता है ना, डेल्टा कब आता है, ये कब आता है डेल्टा, जब कोई सेट दिया हो, उस सेट में जो एक्स नंबर है, जितने भी एक्स नंबर है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, एक्स बिलोंग भी कर रहा है बी से भी, लेकिन जो एक्स जो है बिलोंग ना करे ए इंटरसेक्शन बी से, तभी क्या बोल देते हैं आप, ये चाहिए। क्लियर। अब आते हैं ये टॉपिक पर, ठीक। डी मॉर्गन्स लॉ, ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ भी कोई हार्ड नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ, लग रहा है जैसे पहाड़ ही टूट गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ देखो, बस क्या देखो, हम साइन चेंज करते जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो इस तरह है ना, उल्टा कर देंगे, बस यही करेंगे। अब बस ये पता ही है, ये पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, पावर तो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। देखो पावर को हटा, ये कोष्टक को हटा है, तो पावर तो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे यहाँ पर जिस तरह आप 3x इस तरह लिख दिया आपने, तो किस तरह से तोड़ेंगे, 3x² ऐसे ही तोड़ेंगे ना। वही सेम यहाँ भी है, सेम क्या है, यहाँ भी लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या कैसे होगा, ए मैं बोला इस वाले क्या करेगा, उल्टा कर दूंगा, इंटरसेक्शन क्या कर दूंगा, यूनियन, तोड़ दिया।
यहाँ क्या है ए यूनियन बी, इसको भी तोड़ूंगा। अच्छा ये तो भुला ना, ये सी का दिखाता है कॉम्प्लीमेंट, इसी के कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट में बहुत अच्छे से समझाया था। पिछले अगर लेक्चर नहीं देखे हो पिछले वाले वीडियो को तो जाकर देखना पड़ेगा। अगर बिना देखे अगर यहाँ पर जंप कर दिए तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन और सब समझ नहीं आएगा। अभी मैंने बोले कॉम्प्लीमेंट ही साइन है, और कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी दिखाते हैं, सीधा दिखाकर मैं डैश भी दिखा सकता हूँ, ठीक, ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी दिखा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट साइन है, कॉम्प्लीमेंट साइन कब निकलता है, ये कॉम्प्लीमेंट कब हुआ है, क्या पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट कब हुआ है, कोई यूनियन सेट होगा, ठीक, यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट, और कोई सेट ए होगा, तो उस सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए होंगे, उस सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए होंगे, तो जो यूनिवर्सल सेट में बचा होगा उसे क्या बोल देंगे हम, एक कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल में दिया हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, अच्छे से समझ में वहाँ पर आया, बहुत डीप में समझाया हूँ, ठीक, मैं वीडियो की ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, ठीक, तो वहाँ पीछे आप जाकर देख लीजिए, वही लास्ट टॉपिक शायद रहा है, कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट में जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर वीडियो में टिप में बताते गया है ना, कि कोई में ऐसे हो रहा है ऐसे नहीं, मैं बोला हूँ मुझे पता है बेसिक पॉइंट कहाँ है, कहाँ दिक्कत करती है, तो हाँ मुझे पता है, तो बेसिक पॉइंट मैंने पकड़ कर बताया कि आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं बेसिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये पूरा मैं टॉप लेवल से ही वहाँ से टच कर रहा हूँ, मैं ऐसा में टच करने का वो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं टच टॉप लेवल का किया हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा है, पूरा मैं बेसिक लेकर स्टैंडर्ड में मिला रहा हूँ, ये पता नहीं चल रहा है वो, क्योंकि जब वहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्व करेंगे ना तो बेसिक का ऐसा रूल वहाँ पर लगेगा कि आपने एक झटके में उसे सोल्यूशन बताएंगे। कि हाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन है, मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो यूनियन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और देखिए यहाँ पर ए माइनस बी क्या करेंगे, ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में यूनियन है तो इंटरसेक्शन, फिर क्या होगा ए माइनस सी, जिस तरह यहाँ कर रहे थे, क्लियर। इसमें क्या है ए माइनस बी, इंटरसेक्शन है तो यूनियन ए माइनस सी, कोई डाउट नहीं, बहुत ईजी है। अब इससे ईजी क्या हो सकता है, अभी कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा था तो देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट कैसे आने वाला है, बहुत ईजी, देखो एग्जाम्पल के साथ एक से एग्जाम्पल भी सोल्यूशन कर दे रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा रहेगा, ठीक। कोई यूनिवर्सल सेट है, ले लो 1 2 3 4 5 6 7, बस मैंने यहाँ तक लिया, कोई सेट ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला, जो मैं यहाँ बता रहा था एक कॉम्प्लीमेंट वो कैसे निकला है, जो एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकला है तो वो कैसे निकला है, तो एक कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, u में से a को माइनस कर देंगे, u में से क्या करेंगे a को, इस u में से a को माइनस कर देंगे, माइनस में बता चुका है, थर्ड पार्ट सॉरी सेकंड पार्ट में बताया हूँ कैसे माइनस किया जाता है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो देखो इसमें 1 है तो 1 कैंसिल हो गया, 2 है 2 कैंसिल हो गया, 3 है तो 3 कैंसिल हो गया, 4 है तो 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे 5 5 6 7 8, 8 बचा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है एक कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट बोल रहा था यही है, ठीक। अब देखिए इसी सोल्यूशन होने वाला है, पढ़ा दिया एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोला है, एक कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और बोल रहा है इसका भी कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट, वहां सी दिया तो मैं बोला हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई डाउट, ऐसे भी डैश का अगर हम लगा सकते हैं, ऐसे भी डैश का हम कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, ठीक।
ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कब? ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तभी मिलेगा जो ये कॉम्प्लीमेंट बना था। इसे क्या बोलते हैं? मैं बोला था ना, इसे क्या बोलूंगा? इसे यूनिवर्सल में से एक माइनस करूँ तो क्या मिला मुझे? एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा। तो ये कॉम्प्लीमेंट कब मिलेगा? इस कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से माइनस करूँगा तभी तो मिलेगा। यूनिवर्सल में से किसी चीज को माइनस करते हैं तभी कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ये बात फंडा क्लियर कर लेना। देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास। एक कॉम्प्लीमेंट क्या है? यही है, ये तो है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कब मिलेगा? एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तभी मिलेगा जब यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो देखो एक कॉम्प्लीमेंट ये है, तो यूनिवर्सल में से माइनस करो तो क्या है? 5 6 7 8। तो क्या है? 5 6 7 8 माइनस हो गया ना। 5 6 7 8 5 6 7 8 माइनस हो गया तो बचा क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4। इसे क्या बोलेंगे? ये बोल सकते हैं क्योंकि देखो कि ये वाला यही में तो है, बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं। कोई डाउट? कॉम्प्लीमेंट कब लिखते हैं? जो यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं किसी चीज को तो कॉम्प्लीमेंट निकलता है। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन पाओ। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही लिखा है ना। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है? यही निकल कर आता है। ठीक। अच्छा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। अब बोल रहे ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस लिए? कॉमन पार्ट के लिए लगाया जाता है। तो ये बताया कॉमन पार्ट। अच्छा बताओ, ए है, ए यहाँ पे है, ए कॉम्प्लीमेंट यही ना है। ए कॉम्प्लीमेंट यही है। ये ऐसे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो, कोई सब देखो कि ये है और ये है, यही ना है ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 1 2 3 4 है, 5 6 7 है। कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या बोले? कॉमन मतलब क्या? कोई संख्या मिल रहा है क्या? इसमें 4 है तो 4 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? इसमें कोई संख्या दोनों मिल ही रहा है तो क्या बोलेंगे इसे? हाई। कुछ नहीं, इम्पटी सेट है। अब ए यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ए हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यही ना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये दोनों मिल गया। ये दोनों मिल गया क्या बता रहा है? यूनिवर्सल नो। ये सारे संख्या क्या यूनिवर्सल में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसे? यूनियन। हाँ, अब है फाई कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी सेट का सबसेट जो होता है फाई होता है। दिख नहीं रहा है लेकिन है फाई इसमें। ठीक। इसका जब सबसेट बनाएंगे हम तो एक फाई सबसेट बनकर आएगा। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब बोल रहे हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट बताइए। अब बताइएगा फाई कुछ है? कुछ नहीं है, इम्पटी सेट। तो व्हाट विल लिव हियर? यूनियन। क्योंकि यहाँ फाइव मतलब कुछ नहीं, तो कुछ बता नहीं रहा है। तो क्या इसमें माइनस करें हम? कुछ नहीं कर सकते। क्या बचा है? यूनियन। इसका भी क्या होगा? यूनियन। अब बोल रहे यूनियन कॉम्प्लीमेंट। अब बताओगे यूनियन में से यूनियन को माइनस करेंगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो यूनियन में से यूनियन को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या बोलेंगे हम इससे? फाइव। ठीक। कोई डाउट? कोई डाउट सब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं यहाँ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो निकालते थे ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो फाइव बन जाता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालते यूनियन बन जाता है। फाइव कॉम्प्लीमेंट निकालते तो यूनियन बन जाता है। सो यूनियन बोल रहे हैं यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बन जाता है फाइव। क्लियर? इस एग्जाम्पल को आप माइंड में सेट भी कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ फॉर्मूला प्रूफ करना, तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है प्रूफ करने के लिए कि ये जो है ऐसे कैसे बन गया। तो ये एग्जाम्पल उठाओ, बना दो। देखो यहाँ बी है ना, तो बी को सेट अपने मन से ले लो 4 5 6। अब देखो दोनों कंपेयर करते जाओ। इंटरसेक्शन बोल रहे थे, इंटरसेक्शन एग्जाम्पल सेट करने के लिए बेस्ट है। मैंने पिछले फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में मैंने एग्जाम्पल सेट कर बताया है कैसे किस तरह को सोल्यूशन बोलते हैं, मैं किस फॉर्मूला को कैसे प्रूव कर देंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक। तो आपको कोई जरूरी नहीं याद करेगा, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। हाँ ऐसा है तो ऐसा आएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ से इम्पोर्टेंट पड़ता है? यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ, बस ये इम्पोर्टेंट होता है।
बाकी सब तो कर ही जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग वेन डायग्राम, सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो अब आते हैं हम कहाँ पर, वेन डायग्राम। तो देखिए वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम नाम किस पड़ा है, ये वेन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके ही नाम से पड़ा। इन्होंने किस लिए वेन डायग्राम दिया, इन्होंने वेन डायग्राम दिया कि किसी बड़े बड़े सोल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब अब फार्मूला से याद नहीं करने के लिए। जो मैंने फार्मूला लिखवाए थे, ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, तो आपने क्या लिखा था, जैसे नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या था लिख रहे हैं आपने कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मतलब हाँ, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा था मैंने फार्मूला। फिर बोलिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला क्या होगा, तब क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे अपने लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद करते बैठाते रहिए, तो तब तो आपका हो गया सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन अगर टाइम है तो कीजिए, नहीं तो वेन डायग्राम बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। शॉर्ट जो लगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, और जो आपको लेंथी लगे तो वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर। तो अब देखते हैं वेन डायग्राम, क्या देखते हैं, वेन डायग्राम। जिसने वेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने वेन डायग्राम मदद से हम बड़े बड़े सॉल्यूशन को बहुत छोटे हैं शॉर्ट में यूं देखते हैं वेन डायग्राम क्या। तो वेन ने बताया इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, जितने भी चीज एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उसे दिखाएंगे एक रेक्टेंगल शेप से। किस शेप से, रेक्टेंगल। किस शेप से, किस शेप से, रेक्टेंगल। अब देखते हैं दुनिया में जितने, दुनिया में मैं बताया था दुनिया में जितने चीजें उसे किससे बताते हैं, यूनिवर्सल। कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल। दुनिया में जितने चीज एग्जिस्ट करते हो क्या है, यूनिवर्सल। इन द वर्ल्ड एनीथिंग एग्जिस्ट दैट ऑलवेज सब्स्टिट्यूट इन यूनिवर्सल सेट। हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल दिखाएंगे। तो बोला था इन्होंने कि जो भी दुनिया में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उसे दिखाएगा रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल से में दिखाएंगे। तो ये दुनिया में जितने भी चीज एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बसते हैं, बसना बोला हूँ, बसते हैं, तो उसे हम किससे दिखाते हैं, यू से। तो इस बोले रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल्स दिखाए पूरे दुनिया को बसा हुआ है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है दुनिया में, क्या है, रेक्टेंगल्स दिखाएंगे। ठीक, अब उसे क्या नाम दे देंगे, यू। अब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आएंगे, अलग प्रकार के नाम आएंगे, तो उन्हें एक फॉर्म में एक यूनिक नाम से दे दीजिएगा। मान लीजिए कोई इंटीजर है, इंटीजर में क्या करेंगे, सेट ए नाम दे देंगे। मान लीजिए होल नंबर है तो सेट बी नाम, इस तरह नाम देते जाएंगे। तो बोले क्या, अब इसके अंदर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं। मान लीजिए इंटीजर को मैं बसाना चाहता हूँ कि एक इंटीजर सेट बना दी, तो आपको अगर सेटों को दिखाना है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल के अंदर आप किसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को आप यूनिक नाम देते हैं। मैं नेचुरल नंबर को, मैं सारे नेचुरल नंबर निकालता हूँ, तो मैं चाहता हूँ क्या, उन्हें एक यूनिक नाम दे, सेट ए दे दिया नाम। तो जब वो उस अवयव, उस उन एलिमेंटों को जब दिखाएंगे तो किस शेप में दिखाएंगे, सर्कल। किस शेप में दिखाएंगे, सर्कल। ठीक, तो मान लिया मैंने नेचुरल नंबर दिखाना है, पूरे इस यूनिवर्स में पूरे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने एलिमेंट है सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस शेप में ये गोला क्यों दिखाया हमें, मैंने बोले कि इस सारे यूनिवर्सल एलिमेंट में से मुझे वही नंबर बस लेना है कि जो नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर सारा किस पे दिखा दिया मैंने, कि इसमें जो इस गोले में जितने भी होंगे, इस गोले में जितने भी संख्या होंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही होंगे और कोई नहीं होगा। ठीक, इस तरह एलिमेंटों को दिखाने के लिए ये पूरे दुनिया में जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट, उनको दिखाने के लिए यू। कोई डाउट, अब इससे तो इजी नहीं होगा,
कि पूरे एलिमेंट, पूरे दुनिया में जितने एलिमेंट है एग्जिस्ट उनको एग्जिस्ट करने के लिए जो दिखाया गया यू है, और इन डिस्टिंक्ट एलिमेंटों को एग्जिस्ट बताने के लिए दिखाया गया है एक आपका गोलाकार है, वृत्ताकार, सर्कल। ठीक, आप इसे कोई भी मान लीजिए सेटा ए नाम दिए इसे, कोई डाउट? अब इसे अच्छे समझते हैं। मैंने पहले बोला था ए यूनियन बी, ऐसे बोलता है। तो यूनियन कैसे दिखाते हैं? यूनियन दिखाने के लिए होता है तरीका, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल शेप है, हमें क्या दिखाना है? ए यूनियन बी, हमें ये दिखाना है इसमें। ठीक, तो ए यूनियन बी दिखाने को बोले हैं। तो ये अलग अलग सेट की बात कर रहे हैं ना, सेट ए अलग हो गया, सेट बी अलग हो गया। तो यूनियन क्या होता है? दोनों कंबाइन करो, कम टुगेदर, कमिंग टुगेदर, टेकिंग टुगेदर। ठीक, तो क्या है? ए यूनियन बी बोलते हैं। तो सारे एलिमेंट को एक पास ला दो, तो बस मान लो कोई सेट, यूनिवर्सल सेट कुछ होगा, कुछ मान लो दुनिया के जितने भी नंबर होंगे सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, -50 से +∞ सारे। ठीक, मान लो सेट ए में कुछ अवयव होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। मान लो सेट बी में 3 4 5, आप मानिए √2। ठीक, आपको माना है, मान लीजिए कोई भी -2, ऐसे कोई भी चीज। ठीक, जो जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इमेजिनरी संख्या छोड़ो जो कॉम्प्लेक्स में आने वाले हैं, तो ऐसे मैंने मान लिया। तो सेट है, ये है, सेट बी है, इनको दिखाना है। ए यूनियन बी हम क्या बोलते हैं? कंबाइन। क्या बोलता है? ए यूनियन बी कंबाइन कर दो। तो कंबाइन कर दो 1 2 3, अब क्या है 3 4, यहाँ से स्टार्ट होती है। बोला था मैंने कि सेट में कभी भी हम लिखेंगे तो नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही नंबर लिखेंगे। ठीक, देखो 3 नहीं लिखेंगे दोबारा, तो क्या करेंगे 4 5 √2 -2। कोई डाउट? मैंने इसलिए उपटकांक आंसर इसलिए लेके डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, क्या ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक, देखो ए ने बी दिखाएंगे कैसे? ये हो गया, अब बी, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक, ये वाला ये पूरा बी, ये पूरा ले लेंगे हम। ठीक, बाकी सब छोड़ गए, ये सारे क्या हो गए? ए यूनियन बी हो गए। कोई डाउट? अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाते हैं। आपका यूनिवर्सल हो गया। ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए ये क्रॉस हो गया, ये इंटरसेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, कट। ये क्या हो गया? ए हो गया, ये बी, इनके बीच इंटरसेक्शन है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन क्या बताता है? कॉमन एलिमेंट। क्या बताता है? कॉमन एलिमेंट। तो देखोगे ए यूनियन बी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 3, यानी इसमें होगा, इसमें भी इस ए वाले सेट में, ए वाला सेट है ना, चलो ए वाला सेट है ना, तो इसमें जो होगा 3 यहाँ पर होगा, 3 इसमें भी होगा, ए वाले में यहाँ पर नहीं, मतलब ये 3 तो कहीं भी हो सकता है, पर इसमें भी 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा, ए में भी, बी में भी क्या होगा? 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसे क्या करेंगे? कट कर देंगे गोलों को। तो यहाँ क्या बोल देंगे? यहाँ कलर कर देंगे, यहाँ कि यही जो है ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ए और बी में कुछ मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए यही तरीका होता है कि दोनों गोले को क्या कर दें हम? कट कर दें। ठीक, इंटरसेक्शन बी। अब होता है डिस्टिंक्ट दिखाना। ठीक, डिस्टिंक्ट गोले को कैसे दिखाया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कैसे दिखाया? तो यूनिवर्सल वेन डायग्राम में डिस्टिंक्ट एलिमेंट को दिखाने के लिए क्या होते हैं? ऐसे बना लीजिए आप, यूनिवर्सल आपका हो गया, एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी। ना सेट ए में कुछ मिल रहा है, ना सेट बी से कोई मतलब है, ना सेट ए से कोई मतलब है, ना कोई सेट ए बी से मतलब है, मतलब कुछ है नहीं उसमें। दोनों एक डिसजॉइंट बोलते हैं इसे, ऐसा सेट जो एक दूसरे में मिला ही ना हो, डिसजॉइंट से बोलते हैं।
डिसजॉइंट, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक, कोई डाउट? अब इसी पे सारे स्टार्ट होंगे आपकी न्यूमेरिकल। ठीक, यहाँ पर 3 भी सेट आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, हमारे 3 सेट बनाना है, हमें 3 सेट बनाना है। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम लोग, हमें 3 सेट बनाना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इनका गोला बनाना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा ना, ऐसे से गोला बनाएगा, वहाँ देख लेना, एक ये यहाँ तक इंटरसेक्शन में बना दिया, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कोई कहीं कट रहा होगा। ठीक, कट रहा होगा, मतलब कट रहा मतलब कॉमन कुछ मिल रहा होगा, तभी मैंने ए और बी को क्या कट किया। मान ली कहीं सी में मिल रहा होगा, सी में कट कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे मैंने कट कर दिया कि अब तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। यहाँ देखिए, यहाँ जो है तीनों कट कर रहा है, देखिए ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा ए का हो गया ना, ए का हो गया। अब देखिए यही वाला हिस्सा बी का भी है, बी बता रहा है, ये वाला हिस्सा बी का भी है, और यही वाला हिस्सा यहाँ पे कट रहा है जो सी का भी है, तीनों का यहाँ पे हिस्सा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इस क्या हो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे बोला जाता है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं यहाँ पर। मैं तीनों में कॉमन मिल रहा होगा कोई ना कोई, तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे कब बोलेंगे, मुझे बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो क्या है, यही ना हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला छोड़ कर, देखो ये वाला छोड़ कर, ये वाला छोड़ कर ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, सी लिख दिया मैंने, बी ए ये वाला छोड़, क्योंकि तीनों मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये हुआ आपका, ये वाला हिस्सा हुआ। इस तो पूछ दिया आपसे कि बी इंटरसेक्शन सी बताइए, तो बी इंटरसेक्शन यही तो है, तो ये तीनों वाला हिस्सा जो तीनों कॉमन मिल रहा है वो छोड़कर बाकी सब बच रहा है जो, वो क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी। अब पूछ दिया आपसे ए इंटरसेक्शन सी बताइए, ए इंटरसेक्शन सी तो यही तो है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये तीनों वाला जो कॉमन मिल रहा है उसे छोड़कर अब जो बाकी बच रहे वो इंटरसेक्शन आपका सी। देखिए ये जो हिस्सा है तीनों में कॉमन मिल रहा है, ये सब छोड़ को गए। अब आपसे पूछे कि इस सेट ए बस बताइए, तो सेट ए ही तो बच रहा है, ये हटा दिए, ये हटा दिए, बच्चा को यही तो बचा सेट ए। सेट बी कोई पूछ दिया तो बस सेट बी यही तो है, ओनली सेट बी यही है, ओनली सेट ए यही है, ओनली सेट सी यही है। ये सब क्या है, सब ओनली वाला है, ओनली इंटरसेक्शन ए बी, ओनली मतलब बस ए और इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ना कि सी वाला में कोई आना चाहिए, सी वाला हटा दिया तो यहाँ भी क्या देखिए ओनली आना चाहिए, ओनली बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी ही बस आना चाहिए और कोई नहीं। देखिए सी वाले जो कुछ आ रहा छोड़ दिया मैंने। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन सी, ओनली 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 इंटरसेक्शन, मतलब ए और सी का बसे में, ना कि सी का कोई जो कॉमन मिल रहा है वो छोड़कर। देखिए इंटरसेक्शन सी ओनली वाले हैं, ओनली ए पूछ दे तो ये है ओनली ए, जो ये अभी बता रहा हूँ, ओनली बी पूछ दे तो ये है, ओनली सी पूछ दे तो ये है, बस ये सारे हैं सब, बाकी सब ये छोड़कर ओनली सी। क्लियर? अब इसी पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे लंबा थोड़ा हो गया, अगले लेक्चर में रिलेशन स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन भी इसके करा दूंगा, जहाँ भी 3-4 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारा कंसेप्ट ही लगा दूंगा कि आपका एकदम माइंड कंफ्यूज होकर एकदम आ जाए, फ्यूज पर जलने लगे। ठीक, तो अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स। आपका 10th से पहले स्टार्ट होगा, सो 11th, उसके बाद 12th, तीनों क्लास का मैंने पढ़ा दूंगा। ठीक, सो कोई डाउट? मैथ फिजिक्स कोई चिंता ना कीजिए, आप एनडीए हो, आईआईटी कर रहे हो, आईआईटी का मैंने फुल कंसेप्ट दूंगा, आईआईटी का कुछ मेन आईआईटी जेईई मेन कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आईआईटी का फुल कंसेप्ट दूंगा, आईआईटी जेईई मेन तो पूरा न्यूमेरिकल तो नहीं, पर हाँ अगर मेरा ऐप बन जाए तो उस पर न्यूमेरिकल आना भी स्टार्ट हो जाएगा आईआईटी का, अगर बना तो। नहीं तो एनडीए के लिए पूरा फुल, यहाँ तो एनडीए के पूरा फ्री है,
फ़ायदा उठा लो जितना उठाना है, ठीक। इतना फ्री है। आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सबके लिए फ्री है। कि यहाँ पे जो कंसेप्ट पकड़ लिया ना, बाकी सब में दिक्कत नहीं हो रहा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट मैंने इसलिए किया, यहाँ पर मैंने स्टार्ट करने का मतलब क्या है, मैं भी किसी चीज़ की तैयारी करता हूँ, लेकिन मेरे स्टार्ट का मतलब है कि बच्चे को वो उंगली पढ़ाया जाए ना, वो उंगली पकड़ाया जाए। कोई भी स्टूडेंट है जो 9th 11th में उसको वो ऐसा उंगली पकड़ाया जाए कि आगे जाकर उसे कंपटीशन में ज़्यादा उसे समस्याओं को सामना ना करना पड़े। ही डिड नॉट कॉप टू many सिचुएशन, many प्रॉब्लम। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि इन्हें अभी से ऐसा मैंने सामना करना बता दूँ ना कि आगे अगर ढीठ हो जाए कि आ जा अब देख लेंगे, ऐसे बनना है, ठीक है ना। अभी से आपको एकदम मजबूत बनना है, क्योंकि अगर अभी से नहीं मजबूत बनेगा ना तो कंपटीशन बहुत है। लड़ाई यहाँ पर नहीं है आपकी 9th 11th तो लड़ाई नहीं है, ये आपकी बस पढ़ाई है, प्रोसेस चलती रहेगी। आपकी मेन लड़ाई कंपटीशन है। कंपटीशन टफ नहीं बन रहा है, लेकिन कंपटीशन टफ अब हो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें उस बेसिस पर पढ़ाया नहीं जा रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है 9th 10th 11th 12th को, उस बेसिस पर स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। बेसिक पर, बेसिक स्टैंडर्ड RN टीचर बस, चलो भाई उनके भी है, ऐसा नहीं है सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़। तो बच्चे पढ़ने में मन कब लगाते हैं? स्टूडेंट तभी पढ़ने में मन लगाते हैं जब पढ़ाने वाला बढ़िया हो, ठीक। पढ़ाने वाला बढ़िया हो ना तो बहुत मन लगाएंगे सब, लेकिन पढ़ाने वाला बोरिंग मिल जाए ना तो कभी मन नहीं लगाएंगे सब। इंटरेस्टिंग देखा पढ़ाना ही पड़ेगा। टीचर यही सबसे बड़ी कमी क्या है कि बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो वही पढ़ाने वाले बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मिल जाता है ना तब बोरिंग का आते हैं। मैं तो कभी SST नहीं पढ़ा था, 6 से लेकर 8 तक कभी SST नहीं, मुझे समझ नहीं आता SST है क्या। इधर से घुसा इधर से निकल गया, भेजा में कभी गया नहीं, अंदर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। 9 से मैंने स्टार्ट किया, स्टडी किया, टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ा, तब जाए हाँ कुछ तो है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे GS भी जान गया अच्छे से, तो भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स अच्छे से मैं जान गया। आर्टिकल्स, IPC CRPC ये भी सब मैंने सीख लिया धीरे धीरे। कुछ कहते हैं ना, छलांग बड़ी मारनी है ना तो कुछ स्टेप तो पीछे लेना पड़ेगा। विदाउट गो बैक यू कैन नॉट हाई जंप, इसलिए बैक तो जाना पड़ेगा, उसको हाई जंप मारना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर ऐसा उंगली पकड़ा दो ना कि कंपटीशन तो तुम्हें हिला दोगे। कि कंपटीशन वहाँ पर ना जब तुम्हें अगर अलग अलग नया मॉडर्न और क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं तो यहाँ पर लाऊंगा कि जो मॉडर्न इसमें क्वेश्चन बन रहे वो सारे सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अब मान लो मैं लेक्चर जब खत्म हो गया कोई और आ गया नया, तो उस समय जब ये कंसेप्ट रहेगा ना, इस कंसेप्ट से तो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्लियर मैं कर रहा हूँ। इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस कंसेप्ट में ही क्वेश्चन होगा। बस 100 ट्रिक आ सकता है और कोई 100 ट्रिक्स बन सकता है, लेकिन कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। देखना इसी सारे कंसेप्ट होगा, यहाँ पकड़ लिया ना, बाहर में जब कंपटीशन में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे देखोगे अरे ये तो इधर पढ़ लिखा हूँ, बस खत्म। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इस इंडिया में, तो संभलना तो पड़ेगा। ओके ठीक है, अगले लेक्चर के लिए इंतजार। रिलेशन और कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का भी, जो आपका प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके ठीक, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया जाएगा, रिलेशन भी स्टार्ट किया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, अभी बहुत समय। ठीक, जय हिंद।